शुरुआत हम कैसे करते हैं? एकदम स्टार्टिंग होती है हमारी आदमी से। आदमी से क्या हुआ? परिवार। उल्टा अब चलते हैं, आदमी से हो गया परिवार, परिवार से आगे बढ़ा क्या? टोला मोहल्ला हो गया, मोहल्ले से आगे बढ़ा गांव, गांव से आगे बढ़ा पंचायत, पंचायत से आगे बढ़े जिला पंचायत, जिला परिषद या जिला, ठीक है, उससे भी बढ़े तो राज्य हो गया, राज्य से आगे बढ़े तो क्या हो गया? देश हो गया, देश से आगे बढ़े तो महादेश हो गया, महादेश से आगे बढ़े तो संसार हो गया। तो शुरुआत हम करेंगे स्क्रैच से, मतलब एकदम बेसिक जो ब्लॉक है, जैसे घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही समाज सोसाइटी बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? व्यक्ति की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? सिविक्स, नाम में ही सिविक्स लिखा है, मतलब सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे अगर नागरिक शास्त्र होना चाहिए तो क्या सिटीजन से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिविक्स आता है, यानी कि सिविलाइजेशन का जो दौर है वहां से शुरुआत होती है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र हमें क्या सिखाता है कि हम एक आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें यही नहीं बताता है कि सरकार कैसे चलती है, इसमें यह भी बताया जाता है कि व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध कैसा हो, समाज में व्यक्ति की सांस्कृतिक, साहित्यिक, ठीक है, या कला रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अच्छा, अब बात आ जाती है मनुष्य। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य को सबसे पहले अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु कहाँ का रहने वाला था? यूनान का, एक यूनानी दार्शनिक था, फिलोसोफर था। ठीक है, जिसने क्या कहा? जिसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये लिखते भी जाइएगा आप लोग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और अरस्तु ने ये कहा था कि वह व्यक्ति, ठीक है, जो समाज में नहीं रहता, ये लिख लीजिए आप लोग। अरस्तु ने कहा था कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता या समाज की जिसे आवश्यकता नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? इसको लिख लिए। ठीक है, तो अरस्तु ने ये कहा था कि वह व्यक्ति जिसे जो समाज में नहीं रहता या समाज की जिसको आवश्यकता नहीं होती है, वह दो ही चीज है, या तो वह अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, या तो वह अपने आप में पूर्ण है, या फिर क्या है, वह अवश्य ही या तो पशु है और नहीं तो देवता है। समझ रहे हैं? यही तीन केस बनते हैं कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या होता है, या तो एक तो बात होगी कि वो अपने में पूर्ण होगा, तभी तो उसको समाज की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो हमें क्या है, जीने के लिए समाज की जरूरत है, छोटे से छोटे काम के लिए भी हम किसी को बुला के लाते हैं तो ही होता है ना। ठीक है, गाड़ी खराब हुई तो बनाने के लिए कोई और है, पढ़ाने के लिए कोई और है, कुछ बताने के लिए कोई और है कि नहीं? छोटे से छोटा काम हो तो हम समाज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें यहाँ तक कि पूजा भी करना हो तो भी किसी न किसी को बुला करके लेके आते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अगर पूर्ण है, सिर्फ उसी और उसी केस में ऐसा होता है, ऐसा होगा कि उसे समाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, या तो देवता है और नहीं तो पशु है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्वयं को विकसित करने हेतु मनुष्य का समाज में रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद समाज से अलग रहकर ना ही मनुष्य का
बौद्धिक विकास हो सकता है और ना ही वह अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। होगा क्या ऐसा, बताइए? कर सकता है? नहीं कर सकता। बौद्धिक विकास के लिए तो बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, आप छोड़िए ये सब बातें, एक कमरे में जाके बंद हो जाइए 1.5 साल 2 साल बाद, 2 साल तक के लिए, ठीक है, और जब आप 2 साल के बाद निकलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं मतलब कहाँ हूं और दुनिया कहाँ पहुंची हुई है। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक कि 15-20 दिनों के बाद ही कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो देखते हैं वहां नयापन होता है, ठीक है। या आप हमेशा गांव पे रहते हैं और शहर की तरफ जाइए, शहर में जाएंगे तो समाज को देखेंगे, सोसाइटी को देखेंगे, तो ये पाएंगे कि वो सोसाइटी हमसे थोड़ा डेवलप्ड है। क्या है? क्योंकि वहां के लोगों का बौद्धिक विकास जो है वो अलग टाइप से है, हमारा बौद्धिक विकास है वो अलग तरीके से है ना। तो समाज में ही इंसान की बुद्धि बढ़ती है। अगर मान लो कि हम समाज में नहीं जाते हैं, हम एक ही कमरे में, एक बच्चा है पैदा हुआ और उसे लेकर के उसको 15-20 साल तक कहीं नहीं जाने दिया गया, बस घर घर में रहा, तो वो क्या करेगा? वो कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। वो समाज में एक मूर्ख की तरह से रहेगा, यानी कि उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए भी समाज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्या है? 2 तरीका है। अब मनुष्य स्वभाव से भी, स्वभाव से तो है ही, स्वभाव से क्यों है? आप मान लीजिए 10 लोग फ्रेंड क्यों बनते हैं, दोस्त क्यों बनते हैं, बताइए? दोस्त इसीलिए ना बनते हैं कि आपका नेचर है कि आप समाज में रहोगे, 5 लोगों के बीच में रहना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मनुष्य स्वभाव से भी क्या है? स्वभाव से भी है सामाजिक प्राणी और आवश्यकता से भी है। आवश्यकता से कैसे है? स्वभाव और आवश्यकता 2 बातें हैं जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने के लिए प्रेरित करती हैं। पहला है स्वभाव, यानी कि उसका नेचर जो है कि हमें लोगों के साथ रहना है, किसी से बात करनी है, किसी से कुछ सीखना है। और आवश्यकता, क्योंकि हर एक काम के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमें काम पड़ गया तो किससे करेंगे, ठीक है। हमें अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो हम कहां से लाएंगे? समाज से लाएंगे, किसी से बोरो करेंगे, किसी से उधार लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से स्वभाव और आवश्यकता दोनों से ही क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर लेना कि मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता दोनों से ही सामाजिक प्राणी है। तो अब आप लिखेंगे, अगला टॉपिक होगा समाज की आवश्यकता, आवश्यकता एवं उपयोगिता। समाज की आवश्यकता एवं उपयोगिता क्या क्या है? समाज की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है? पहली चीज है कि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है इंसान की। कहां? मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मौलिक आवश्यकताएं क्या है इंसान की, बताइए? मौलिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज है जिसके बिना इंसान नहीं सरवाइव कर सकता। आपको खाने की चीज होनी चाहिए, आपको रहने की चीज होनी चाहिए और आपको पहनने के लिए कुछ होना चाहिए। अब देखिए, रोटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए गेहूं लेके आए, गेहूं को ले जाके पिसवाया, पिसवाएंगे कहा? कहीं मशीन में। वो कोई समाज का एक व्यक्ति होगा, ठीक है, उसको काटने छांटने में अगर आप सारा कुछ खुद से कर सके तब तो ठीक है, लेकिन तभी भी आपको क्या करना होगा? कहीं ना कहीं समाज की जरूरत
पड़ेगी। रोटी हो गया, कपड़ा, कपड़ा बनाएंगे, सारा कपड़ा खुद से तो नहीं बना लेंगे पहनने के लिए, तो उसके लिए भी समाज के ऊपर डिपेंड आपको रहना होगा। मकान है, मकान में ईंट कोई और बना रहा है, सीमेंट कोई और बना रहा है, बालू कहीं से और आ रहा है, सब चीज मिलके एक मिस्त्री जो होगा वो आपका घर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि समाज में या रोटी, कपड़ा, मकान आदि जो जरूरतें हैं इनको पूरा करने के लिए मौलिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है ये भी कहाँ होती है, समाज में ही होती है, और इसके लिए भी समाज आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आता है रक्षा। मनुष्य की रक्षा। रक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए आप हैं कहीं किसी गांव में रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, ठीक है, कहीं से कोई आक्रमण करता है तो बहुत सारे लोग रहेंगे समाज में, तभी तो कुछ कर पाएंगे। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि देखा होगा आप लोगों ने, या कहीं भी शहर में भी, कि अगर आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर आके कोई हमला भी कर देता है तो आप क्या होते हैं, अकेले रह जाते हैं, समाज आपकी सहायता नहीं करता है। ठीक है, या करेगा भी तो मतलब उस तरीके से नहीं करेगा। अगर आप एक्टिव रहते तो आपकी हेल्प ज्यादा करता समाज। ठीक है, तो ये हो जाती है बात। मनुष्य की रक्षा के लिए भी जरूरत पड़ती है किसकी, समाज की। ठीक है, तो अब देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध है और वो कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरी चीज आ जाती है सभ्यता की उन्नति। सभ्यता की उन्नति। सभ्यता की उन्नति कैसे, बताइए। सभ्यता की उन्नति विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार होते हैं वो क्या किसमें होते हैं, समाज में ही होते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना कुछ बनाया, मान लीजिए साइंस में ही कोई खोज की और वो समाज में उसने नहीं दिया किसी को, खुद खोज की खुद ही रखा, तो फिर क्या होगा, उस पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर जो नया व्यक्ति आएगा वो क्या करेगा, फिर वो एक नई चीज को फिर शुरू से देखेगा, तो इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मान लीजिए अगर किसी के अंदर स्वार्थ वो अंदर है, निहित है, तो स्वार्थी व्यक्ति क्या करेगा, कोई चीज बनाएगा और आगे किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, तो आगे जब किसी को नहीं बताएगा तो फिर दूसरा व्यक्ति आता है अगर और उसको वही चीज बनानी हो तो फिर वो दोबारा से शुरू करेगा। लेकिन अगर हम क्या है, आज देखते हैं कि साइंस हम पढ़ते हैं तो साइंस में अगर बहुत सारे नियम होते हैं जो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मान लेते कि हाँ ये समाज में ऐसे हैं, या न्यूटन ने ऐसा कुछ कहा था, ठीक है, उसको लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो विकास के लिए भी सभ्यता की उन्नति, टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए हवाई जहाज है, हवाई जहाज में आज हम बहुत स्पीड पे हवाई जहाज यात्रा हो चुकी है ना, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए कि आज भी वो हमसे बताया नहीं गया होता, या अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे नहीं आती है, या जहाँ प्लेन जहां जहां बने हैं वहां की टेक्नोलॉजी वहीं पे रह जाती, तो क्या हम यहाँ तक बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी क्या है, आप कंप्यूटर किसी ने बनाया वो वहीं पे रख देता, नहीं भाई हम किसी और को नहीं बताएंगे, तो क्या सभ्यता का विकास हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए भी सभ्यता की उन्नति के लिए भी समाज की आवश्यकता हमें पड़ती है। तीसरी चीज आती है आर्थिक प्रगति में सहायक। आर्थिक प्रगति में सहायक कैसे है, आर्थिक प्रगति में सहायक, आर्थिक प्रगति में किस तरीके से सहायक है, हाँ जैसे हाँ कोई मदद कर देगा, ठीक है, आर्थिक स्थिति किसी कमजोर है तो मदद कर देगा। या फिर मान लीजिए कि आर्थिक प्रगति में अब कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री बन गई, ठीक है, बन गई, लेकिन सब लोग बोले नहीं भाई हम काम ही नहीं करेंगे, व्यक्ति उसमें काम ही न करे, तो वो क्या करेगा, फैक्ट्री तो खुद ब खुद प्रोडक्शन नहीं देगी ना, खुद ब खुद प्रोडक्शन नहीं देगी तो बाजार में नहीं बिकेगा, बाजार में नहीं बिकेगा तो अर्थ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। या अब मान लीजिए कि आपको किसी ने समाज से निकालने भी, इसको कहीं भी काम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है,
तो आपको काम नहीं मिलेगा तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो समाज में रह करके ही और आपकी आर्थिक विकास भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है पॉइंट, वो आता है क्या, फिफ्थ पॉइंट है इसमें, सांस्कृतिक प्रगति। सांस्कृतिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति में क्या बताइए, सांस्कृतिक प्रगति क्या पढ़ते हैं इसमें? सांस्कृतिक प्रगति है जैसे साहित्य है, साहित्य का विकास किसमें होता है? समाज में ही होता है ना। आप कविता मान लीजिए लिख रहे हैं, या अच्छा है कि बुरा है, या समाज के ऊपर कोई खराबी भी है कुछ अच्छाई भी है, ठीक है, तो कविता लिखना है, नृत्य है आपका मान लीजिए, ठीक है, नृत्य या इस तरीके की जो बात हो गई, या कोई भी कला है, तो कला का भी विकास, मान लीजिए कोई कला खूब अच्छा कलाकार है और समाज ने उसको बाहर कर रखा है, वो समाज से अलग है, तो भी उसके अंदर और विकास नहीं हो पाएगा सांस्कृतिक रूप से। छठी चीज आती है भाषा की उन्नति। ठीक है, लिख लीजिए, इसमें आएगा 6 पॉइंट में भाषा की उन्नति। भाषा की उन्नति भी समाज के अंदर ही होता है। कैसे कैसे होता है? आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा है छोटा सा, जब तक समाज में नहीं आएगा तब तक उसे बोलना नहीं आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं अरे ये तो आजकल गाली दे रहा है, ठीक है, इसका समाज गलत मिल गया है कि नहीं? या पेरेंट्स क्या है, बच्चों को डांटते हैं ना कि भैया अरे इसकी संगत ही गलत है। तो वो संगत क्या है? वही समाज है। वो छोटे लेवल पे संगत बोलते हैं, जब उसको 5, 7, 10 मित्र हैं, कुछ और बड़े लेवल पे जाएगा तो वही समाज मिलता है। व्यक्ति का ग्रुप, समूह जो मिलकर के ही समाज का निर्माण करता है। ठीक है, भाषा की उन्नति के बाद आ जाता है शांति और सुव्यवस्था। शांति और सुव्यवस्था कैसे समाज में स्थापित होती है बताइए? बोलो भाई। मान लीजिए आप किसी गांव में या किसी शहर में रहते हैं, ठीक है, वहां कुछ न कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप डीजे लेकर के अपने यहाँ बर्थडे में चलाना शुरू करें, ठीक है, तो कुछ देर बाद कोई न कोई आएगा, बोलेगा भाई आप डीजे थोड़ा कम साउंड में चलाइए, ठीक है। या फिर कोई कहीं जा रहा है, आपस में मान लीजिए कोई लड़ लिया, तो लड़ाई जब हो जाएगी तो समाज के कोई व्यक्ति या समाज के कुछ लोग आकर के और क्या करेंगे, आपकी लड़ाई को शांत कराएंगे। तो जब शांत कराएंगे तो समाज में क्या होगा, शांति और सुव्यवस्था का क्या होगा कि उपस्थिति होगी उसमें, समाज में। ठीक है, मतलब शांति और सुव्यवस्था स्थापित होगा, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे मान लीजिए नियम बन रहा है कि भाई ये नियम, गाड़ी ऐसे चलाना चाहिए, अपने लेन में चलना चाहिए, ये सब कुछ क्या है, समाज के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी जिसको बोला जाता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग व्यक्तित्व का विकास, ये कहाँ होता है, समाज के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, टोटली डिपेंड करती है कि आप किस समाज से आए हुए हैं, किस समाज को बिलोंग कर रहे हैं, रहना, खाना, उठना, बोलना, चलना। ठीक है, ये सब जो आदमी कहाँ सीखता है, समाज के अंदर ही सीखता है। कुछ लोग देखते होंगे आप लोग कि गाली बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है, तो गाली भी उसने कहाँ से सीखा? कई किताबों में गाली तो लिखी नहीं है, ठीक है, कहां से सीखा? समाज से सीखा। किसी को उल्टा सीधा बोलना कहां से सीखा? समाज से सीखा। तो जिस सामाजिक परिवेश में व्यक्ति रहता है वैसा ही उसका गुण होता है, और यही समाज की क्या है, आवश्यकता है, और यही समाज की उपयोगिता भी है। ठीक है, इसके बाद से आ जाता है अब व्यक्ति का क्या अर्थ है।
ये तो हमने पढ़ा कि समाज की जरूरत क्यों है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यक्ति क्या है, लिखते जाइएगा। ठीक है, व्यक्ति का अर्थ। लिखिए, व्यक्ति एक जीव है एक जीव है जिसमें उत्तम जीवन व्यतीत करने की इच्छा, व्यतीत करने की अभिलाषा या इच्छा, अभिलाषा है, अभिलाषा है या हो, अभिलाषा हो है, नॉट हो, अभिलाषा है। और क्या है, और वह एक प्रगतिशील प्राणी है। और वह एक प्रगतिशील प्राणी है। ठीक है, व्यक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति एक जीव है जिसमें उत्तम जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा है और वह एक प्रगतिशील प्राणी है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, प्रगति, उत्तम जीवन जीना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं खराब ही बन के रहूं, तो सही अर्थ में वह एक व्यक्ति या वह एक मनुष्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फिर वो एक सामाजिक प्राणी ना होकर के सिर्फ और सिर्फ प्राणी रह जाएगा। समझ रहे हो, प्राणी मतलब जैसे जानवर है, एक मान लो सब जो उत्तम व्यक्ति नहीं या कोई अच्छे गुण का व्यक्ति नहीं है, तो क्या है, एक जानवर के समान ही है ना। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति का अर्थ वही है कि व्यक्ति एक जीव है, जीव तो है जैसे बाकी जीव है वैसे ही है, लेकिन जिसमें उत्तम जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा है और वह एक प्रगतिशील क्या है, प्राणी है। ठीक है, वो हमेशा चाहता है कि मैं कुछ आगे बढ़ता रहूं, मैं कुछ नया सीखता रहूं। ठीक है, अब लिखिए इसमें, अब समाज का अर्थ, ये तो हो गया व्यक्ति का अर्थ, अब समाज का क्या अर्थ है। ठीक है, समाज का अर्थ क्या है, व्यक्तियों के उस समूह को समाज कहते हैं। लिखिए, व्यक्तियों के उस समूह को समाज कहते हैं। लिख लिए, जो क्यों बना है, जिसका निर्माण मनुष्य ने उद्देश्यों में कौन से, सामान्य उद्देश्यों। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति शांति में सुव्यवस्था, शांति में सुव्यवस्था और उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए किया है। और उत्तम जीवन व्यतीत
करने के लिए ठीक है जी। मतलब क्या है, समाज है कि व्यक्तियों के उस समूह को समाज कहते हैं जिसका निर्माण क्यों किया गया, मनुष्य ने उद्देश्यों की पूर्ति, विभिन्न विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, होते हैं ना, जैसे शिक्षा का हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर कोई फैक्ट्री आप डालना चाह रहे हो, कारखाने डालना चाह रहे हो, या धर्म से रिलेटेड आप धार्मिक समाज का निर्माण करते हो जिसमें आपकी धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, या फिर जिसमें दार्शनिक जैसे बातचीत किसी को करना है, आध्यात्मिक हो सकता है, ठीक है, या किसी कार्य विशेष कोई प्रयोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से मनुष्य ने शांति से जीने के लिए, ठीक है, शांति से और अच्छी जिंदगी जीने के लिए समाज का निर्माण किया है। पहले क्या होता था, पहले लोग कहीं कहीं बस जाते थे, ठीक है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जंगल से खाना है तोड़ के या फिर शिकार करके। लेकिन उसके बाद से आज की डेट में क्या है, पढ़ना है, पहले आपने एजुकेशन लिया, लोअर लिया, फिर उसके अपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में गए, तो इन सब चीजों के लिए भी आपको समाज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये समाज का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिस संस्था का निर्माण किया वही समाज है, ठीक है। अब लिखिए समाज की उत्पत्ति का सिद्धांत, कि समाज कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं। समाज की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत है बताइए। पहला जो सिद्धांत है वो कहता है कि दैवीय सिद्धांत के ऊपर, जैसे सब देखा होगा हिंदू माइथोलॉजी में या किसी भी, कि सब कुछ को पहले हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इसको भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो जो पहला सिद्धांत कहता है वो कहता है कि दैवीय सिद्धांत इसको बोलते हैं, कि समाज का निर्माण भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है, ठीक है। दैवीय सिद्धांत ये कहता है कि समाज का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया है, ठीक है। इसके बाद आती है बात सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या कहता है कि समाज का जो निर्माण हुआ वो क्या है, लोगों के आपसी समझौते का एक परिणाम है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार बताओ, जैसे आपस में कुछ लोग मिले, ये एक सिद्धांत क्या कहता है कि आपस में कुछ लोग मिले और लोगों ने मिलके कहा कि तुम हमारी सहायता करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समाज का निर्माण हुआ, लेकिन कितनी सच्चाई है इसको हम मतलब नहीं देख सकते, क्योंकि क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब इसमें कोई ये तो नहीं कहेगा, टर्म्स कंडीशन तो नहीं रख सकता है कि आप हमारी हेल्प करो तो हम आपकी हेल्प करेंगे, क्यों, क्योंकि उसको भी पता है कि हमको भी इससे हेल्प की जरूरत है, तो ये टर्म कंडीशन तो रखेगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तीसरा कहता है कि पैतृक या मातृक सिद्धांत, पैतृक या मातृक सिद्धांत, इसमें क्या कहता है, कि समाज का जो निर्माण है
वो पिता या फिर माता ने किया है। पैतृक सिद्धांत कहता है कि समाज का जो मुखिया है वो कौन है, पिता होता है या फिर माता होती है। यानी कि सबसे पहले पिता आए और पिता ने बाकी अपने बच्चों से बोला कि तुम अब एक समाज के हिस्सा हो। लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि आज समाज की जो परिभाषा है वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुकी है। आज परिवार एक समाज नहीं है, वो समाज का एक हिस्सा है। समझ रहे हो? मतलब समाज ठीक है, वो समाज का की सामाजिक पाठशाला जरूर है कि समाज में रहना कैसे है, ये सबसे पहले हम परिवार में सीखते हैं। लेकिन मतलब पैतृक और मातृक सिद्धांत क्या करता है, संकुचित करता है समाज की परिभाषा को। ठीक है, कि मान लीजिए कि पिता या माता ने, तो उनको कुछ ही लोग जिन पे उनका वश चलेगा उन्हीं लोगों को कह सकते हैं ना कि तुम समाज के हिस्सा हो। लेकिन समाज का जो परिभाषा है वो तो बहुत विस्तृत है आज की डेट में। आज एक गांव एक समाज है, जिला समाज हो सकता है। यानी कि हम जहां से गुजर रहे हैं हम एक समाज से ही होके गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत। चौथा सिद्धांत आ जाता है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। अब इसमें क्या है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है, सिद्धांत माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, ठीक है, वैसे वैसे समाज का विस्तारीकरण हो गया। समझ रहे हैं? जैसे जैसे समाज, जैसे शुरुआत में क्या रहा, इंसान जंगलों में रहता था, उसे किसी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर जैसे समाज आगे बढ़ा कि जंगलों में उसने फिर शिकार करना शुरू किया। ठीक है, अब शिकार में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। फिर जब और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी कि एक जगह रह करके और ज्यादा जानवरों से सुरक्षा चाहिए था, तो ये फिर व्यापार आया। व्यापार करने के लिए भी समाज की जरूरत उसको पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसने क्या किया, और इसी में ऐतिहासिक सिद्धांत है। ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है कि उसने अपने इतिहास से कुछ सीखा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए जो उसके साथ पहले हुआ उससे उसने सीखा और फिर उसके सीखने के बाद आगे चल करके और अपने समाज को और ज्यादा विस्तृत किया।